सिर्फ भाषण देने से राष्ट्र का निर्माण नहीं होने जा रहा है। और इस मामले में शिक्षकों कर्मचारियों ने अपने को प्रूव करके दिखाया है। जिस दौर में सबसे ज्यादा पुरस्कार मिलना चाहिए था इस वर्ग को, उस दौर में सबसे ज्यादा प्रताड़ना मिल रही। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और आपसे मैं बात करते हुए दूसरा जो आज मुझे दुख होता है इस बात के लिए कि एनपीएस किसने दिया? नेताओं ने खुद नहीं लिया। भत्ता किसने काटा? नेताओं ने खुद नहीं काटा। निजीकरण किसने कौन दे रहा है? नेताओं ने। अपने सुविधाओं का निजीकरण नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा अटपटी भी हो। अगर इस देश को निजीकरण की जरूरत है तो इस देश की संसद को पहला निजीकरण किया जाए, इस देश की पार्लियामेंट को निजीकरण किया जाए, और जो अच्छा बिजनेसमैन हो उसको संसद के अंदर आने दिया जाए, बाकी लोगों को जहां जो जैसे है उस हालात में रहें। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं, निजीकरण की शुरुआत आप कहीं दूसरी जगह से क्यों करें? अपनी जगह से आप क्यों नहीं करते हैं? इस देश के जितने भी राजनेता हैं अपनी सिक्योरिटी में निजी सिक्योरिटी लगा लें। नहीं, निजीकरण पसंद है लेकिन सरकारी बंगले पसंद है, सरकारी सुरक्षा पसंद है, सरकारी गाड़ी पसंद है, सरकारी सब पसंद है, बस जनता के लिए निजीकरण है। तो राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका को नजरअंदाज न करें। नजरअंदाज करने से आपका कुछ न हो सकता है नुकसान, लेकिन देश का नुकसान होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की बात अगर हम करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो आपको मैं बताना चाहता हूं, सामाजिक सुरक्षा कोई आज का ये कोई आज का सिद्धांत नहीं है। आज का कोई सिद्धांत नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का एक लंबा इतिहास रहा। और सामाजिक सुरक्षा के दौर में जब हम लोग आए या लोगों को चिंतन आया तो उसमें हुआ कि जो व्यक्ति देश की सेवा, समाज की सेवा, सरकार की सेवा में लगा है, उसके परिवार को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, उसको सामाजिक रूप से हम इतना सुदृढ़ कर दें, आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ कर दे कि वो अपने ड्यूटी को अच्छे से करे, मन लगा के ड्यूटी करे। तो सामाजिक सुरक्षा को चिंतन वहां से निकला और ये चिंतन बहुत पुराना है, कोई आज नहीं है। आज तो उसको और बढ़ाना चाहिए। जब खराब दौर था तो हम उसको अच्छा कर पा रहे थे, आज अच्छे दौर में हम कह रहे हैं कि खराब आ गया है। ये क्या है? आर्थिक संकट किस किस दृष्टि में आता है? किसी कर्मचारी के साथ बीमारी आ गई, उसकी जीविका का जो उपार्जन है असमर्थता आ गई, उस दौर में सरकार को खड़ा होना पड़ता है। बेकारी आ गई, शायद जो दौर आ गई है, इसमें कोई बात नहीं है। बेकारी का जो आज हम सब के लाइफ में तो शायद इतनी बेकारी हम लोगों ने कभी नहीं देखी। बेकारी के दौर में, बीमारी के दौर में, मृत्यु के कारण के दौर में और बुढ़ापे की असमर्थता के दौर में सामाजिक सुरक्षा का ये 4 बिंदुओं को लेकर सामाजिक सुरक्षा का जो एक थीम, एक चिंतन आया, इन बिंदुओं को देखते हुए कि किसी परिवार में कोई घटना दुर्घटना हो गई तो फिर उसका परिवार कैसे जिंदा रहेगा, कैसे उसका परिवार आगे राइज करेगा, इस बात को लेकर के 4 बिंदुओं को लेकर सामाजिक सुरक्षा की आगे बढ़ी। और सारे संगठनों से मैं आह्वान करता हूं कि एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ इस लड़ाई में साथ दें। ये लड़ाई अगर हम आप लड़के नहीं जीतते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से आप समझाया करते थे, और मैंने कई बार ये बात कहा, आज फिर मैं कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ी कहानियां सुनाया करते थे कि मैंने रेलवे स्टेशन में चाय बेची है। सच बात बताऊं, उस समय की सरकारें रेलवे का निजीकरण रेलवे स्टेशन का नहीं किया था। अगर रेलवे का स्टेशनों का निजीकरण माननीय प्रधानमंत्री जी हो गया होता तो आप स्टेशन पर घुसने लायक न होते। आपके द्वारा ही कहा गया है कि गरीब घर में पैदा हुआ हूं और स्टेशन पर चाय बेचा हूं, और अगर चाय उस स्टेशन का निजीकरण हो गया होता तो आप घुस नहीं पाते माननीय प्रधानमंत्री जी। तो कम से कम उसको रहम करिए। हमारे रेल के बहुत सारे साथियों का फोन आता रहता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तमाम सारे लोगों को फोन आता रहता है, और मैं सबको आश्वस्त करता हूं ये लड़ाई हम सब मिल के लड़ेंगे। और आज शिक्षकों कर्मचारियों की जो राष्ट्र की भूमिका है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप जाते हैं, सुरक्षा कौन दे रहा है? हमारा वही पैरामिलिट्री का भाई, वही हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं वही लोग सुरक्षा दे रहे हैं, और उनकी सुरक्षा आपने काट लिया है। हाँ,